इस लेसन में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल लीज पेमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको लीज के बारे में बता देती हूँ कि लीज है क्या, थोड़ी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है राइट टू यूज एन एसेट इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। यानी आप कोई भी चीज़, आप ऑफिस भी रेंट पे ले सकते हैं, आप कोई बिल्डिंग ले सकते हैं, आप लैंड ले सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी, लेसर के और लेसी के। जो ओनर होता है उस ऑफिस का, उस इक्विपमेंट का, पीपीई का या बिल्डिंग का, उसको हम लेसर कहते हैं। और वो आपको राइट ट्रांसफर कर रहा है कि आप उसके एसेट को यूज कर सकते हैं और उसके बदले आपने उनको रेंट देना होगा। तो आप लेसी होंगे, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, और इक्विपमेंट लेसर होगा, और आप लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको लीज कहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि लीज की पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखिए यहाँ एक सिनेरियो दिया हुआ है और मैंने उसको डिफरेंट लाइंस में, पीसेस में कर लिया ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या लिखा है कि मार्च 1 को 2012 ABC कंपनी है जिसने एक लीज अग्रीमेंट किया XYZ कंपनी के साथ, और एक इक्विपमेंट जो है वो उसने रेंट पे लिया है। अब ये कितने अरसे के लिए लिया है रेंट पे? 4 years के लिए लिया है रेंट पे। फेयर वैल्यू उस इक्विपमेंट की कितनी है? 200K है। और उसकी यूजफुल लाइफ जो है, इसको आप इकोनॉमिक लाइफ भी कह सकते हैं। कहीं आप देखेंगे बुक्स में तो इंस्टेड ऑफ यूजफुल लाइफ, सॉरी, इकोनॉमिक लाइफ भी लिखा होता है। तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ 8 years है, लेकिन आप कितने अरसे के लिए ले रहे हैं? आप 4 years के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको डेप्रिसिएशन नहीं सिखाऊंगी इस लेसन में, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर ये दोनों पीरियड्स दिए हुए हैं कि 8 years भी है और आप कितने अरसे के लिए ले रहे हैं, तो हमने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एंट्रीज लिखनी होगी, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 80,000, यानी ये 4 साल के बाद लेसी जब उसको वापस करेगा कंपनी को, तो उस वक्त उसकी वैल्यू 80,000 होगी। लीज पेमेंट्स आर ड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू के मुख्तलिफ टेबल्स हैं। एक होते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो है, एक होती है एन्युटी ड्यू, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अगर यहाँ पे लिखा हो कि पेमेंट, लीज की पेमेंट आपने एडवांस में करनी है, ईयर के या मंथ में जैसे भी है, तो आपने एन्युटी ड्यू का टेबल देखना है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर लिखा होगा कि आपने पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर करना है, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का टेबल देखना है। द एसेट रिवर्ट्स टू द लेसर, लेसर कौन है? ओनर उस इक्विपमेंट का। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द लेसी डज नॉट हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। यहाँ तो लिखा है उसकी वैल्यू ठीक है 80,000 रहेगी 4 साल के बाद इक्विपमेंट को अगर वो सेल करना चाहे लेसर, लेकिन इस वक्त लेसी कोई गारंटी नहीं दे रहा। इसके भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी कि लेसी ने गारंटी भी देनी होती है कि ठीक है, जब जब 4 साल के बाद हम इसको रिटर्न करेंगे तो इसकी इतनी वैल्यू होगी। XYZ इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 6%, द रेट इम्प्लिसिट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है? जो आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि इस परसेंट से आपने इंटरेस्ट भी देना है, वो होगा इम्प्लिसिट रेट। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ये रेट नहीं लिखा होगा, तो आपने कौन सा रेट यूज करना होगा? यहाँ पे होगा इंक्रीमेंटल बोरोइंग। यानी वही चीज अगर आप कहीं और से लोन लेके लेंगे तो आपको कितना, अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक को कितना लोन देना होगा, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। कब आपने ये यूज करना है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेट नहीं लिखा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो हम ये 7% ही यूज करेंगे। तो क्विकली मैं आपको दोबारा रिवीजन बता देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे मैंने। March 1 को ABC कंपनी एंटर इनटू अ लीज टू रेंट एंड इक्विपमेंट प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन के लिए किससे ले रही है? XYZ से ले रही है। XYZ लेसर है,
ABC लेसी है जो यूज़ करेगी 4 साल के लिए, और उसके बाद वो जब उसको रिटर्न करेगी उसकी सैल्वेज वैल्यू 80,000 हो जाएगी। और जो रेट है इंटरेस्ट का, यहाँ इंटरेस्ट की एंट्रीज भी नहीं बताऊंगी, सिंपल मैं आपको कैलकुलेट करना बता रही हूँ कि कैसे आपने लीज की पेमेंट कैलकुलेट करनी है, जो कि एक लाइबिलिटी होती है। एक और पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूं, देखें यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और March 1 को, तो हम इसको कहते हैं इंसेप्शन डेट, लेकिन कमेंसमेंट डेट ये होती है जब वो शुरू होगा। तो ये बिगनिंग कब होगा? April 1, तो ये है आपका April 1। कैलकुलेट क्या करना है? एनुअल लीज पेमेंट। याद रहे कि लीज पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको रेजिडुअल वैल्यू चाहिए होती है, जो हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल दी हुई है। सॉरी, ये आपकी रेजिडुअल वैल्यू यहाँ 80,000 है क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने शायद गलती से लिख दिया। फेयर वैल्यू आपकी 200 के है, लीज पीरियड 4 ईयर्स है, इम्प्लिसिट रेट 7% है, ये आपको दिया गया है। कैलकुलेट कैसे करना है? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू। डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे ये डिफरेंट तरह से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए ईजी करके बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फेयर वैल्यू की जगह आपने क्या लिखना है? ये बिल्कुल दिया हुआ है 200 के, आप यहाँ 200 के लिख दें। अमाउंट टू बी रिकवर, देखें यहाँ ये अमाउंट नहीं दी हुई, इट मीन्स कि हमने ये खुद कैलकुलेट करनी है, लेकिन बहुत आसानी के लिए यहाँ पे आपने क्या करना होगा, हमें ये तो दिया हुआ है कि ये 7% है और 4 ईयर्स है। जो भी पेमेंट आएगी आपने हर साल April 1 को एडवांस में पेमेंट करनी है उसकी। जब एडवांस में पेमेंट करनी है तो ये मैंने एक पीस भी आपके लिए यहाँ लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू देखनी है अगर आपने एडवांस में करनी है तो। और 7 ईयर्स देखें, ये 7% और 4 पीरियड्स पे यहाँ आएंगे तो ये यहाँ कॉन्साइड हो रही है 3.62432, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ ये लिख दिया। पेमेंट हमें नहीं मालूम, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने एन्युटी ड्यू क्यों देखा, ये तो आपको पता है कि एडवांस में दे रहे हैं, इसलिए कि ये जो भी पेमेंट आएगी वो हमने सेम पेमेंट 4 ईयर्स तक एडवांस में देनी है। तो जब हमने सेम देनी है और 4 ईयर्स या 5 ईयर्स तक देनी है, तो हम एन्युटी का टेबल देख लेते हैं। ये 80,000 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू जो एट द एंड उसकी रह जाएगी इक्विपमेंट की, तो वो 80,000 है, और ये वन सिंगल टाइम है, इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 का टेबल देखेंगे। तो ये 7% है और ये 4 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 80,000 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 61,000 सॉरी ये आ गया, प्लस ये तो आपके पास एज इज हुआ क्योंकि पेमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। अब आई थिंक कि आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, आप इसको यहाँ ले जाएं, बिल्कुल बच्चों का मैथ है। 200 में से 6103 माइनस कर दें, ये आपके पास आंसर आया, इससे आप इसको डिवाइड कर दें तो हमें पीएमटी की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपने हर साल April 1 को एडवांस में $38,343.20 पे करने होंगे। तो इस तरह लीज की पेमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि ये लीज की पेमेंट जो है छोटी हो जाए, यानी 30,000 करना चाहें, 35 करना चाहें, तो उसके लिए क्या होता है? हायर द रेजिडुअल वैल्यू। ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, आपने इतनी अच्छी तरह उस इक्विपमेंट को यूज़ करना है, मशीनरी को यूज़ करना है कि 4 साल के बाद उसकी वैल्यू 80,000 से ज़्यादा हो। हायर द रेजिडुअल वैल्यू, लोअर द पेमेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ सिंपल मैंने 80,000 के बजाय 100K कर दिया है। अब यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन की खुद मालूम करें कि एनुअल पेमेंट क्या होगी, और उसके बाद आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर दिया है क्योंकि आपको मैं शो कर दूं कि देखें यहाँ 34,133 आपके पास पेमेंट होगी और लास्ट एग्जाम्पल में 38,000 थी। तो हायर द रेजिडुअल वैल्यू, लोअर द पेमेंट। और अब आपको अच्छी तरह इस लेसन में ये समझ आ गई होगी कि हमने एन्युटी ड्यू कब देखना है, और एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी, उसके भी मैं कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगी। एडवांस में पेमेंट करनी है तो एन्युटी ड्यू देखना है, और ये एक सिंगल पेमेंट है जो आपको 4 साल के बाद उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। याद रहे कि लीज में हमेशा हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और बहुत शुक्रिया।